नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और छत्तीसगढ़ की डिबेट में आज हम बात करेंगे कांग्रेस को लेकर। जी हां, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पार्टी के चेहरे पर राजनीति गर्म है। गत दिनों वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जैसे ही अगला विधानसभा चुनाव महाराज यानी कि टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ने की बात कही तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सियासत में अपना चेहरा बदरंग नजर आने लगा। भूपेश बघेल ने तत्काल व्यंग्यात्मक तरीके से प्रतिकार किया। भूपेश बघेल ने कहा कि अगर महंत की खरगे या वेणुगोपाल से कोई बात हुई है तो मुझे नहीं मालूम। ये काम हाईकमान का है। प्रदेश में इस तरह की घोषणा करने का अधिकार किसी का नहीं है। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी से कार्यकर्ता दुविधा में है। आमतौर पर पार्टी का नेतृत्व बदलते ही कार्यकर्ता अपने नए नेता का जिंदाबाद करने लगते हैं। हालांकि अभी ना तो प्रदेश अध्यक्ष बदला है और ना ही आगामी चुनाव के लिए किसी नए चेहरे की घोषणा हुई है, मगर नेताओं की बयानबाजी ने असमंजस पैदा जरूर कर दिया है। कांग्रेस की आंतरिक स्थिति पर बीजेपी ने तंज कसा है क्योंकि बीजेपी को मौका मिल गया है। उन्होंने कहा कि गुटबाजी ही कांग्रेस का असली चेहरा है। उनके नेता अपनों को ही निपटाने में लगे रहते हैं। इस पर जो कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है कि बीजेपी को अपना घर संभाल लेना चाहिए। इस पर हम चर्चा से पहले नेताओं का क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं। कुछ भी हुआ है, सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है, हम लोगों के साहित्य के सामूहिक नेतृत्व हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। ये बातें छोड़िए कि अब जब चाहे जैसा रहेंगे, हम सब लोग साथ रहेंगे। बाबा साहब भी सीएम रहेंगे, हम भी हो सकते हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए। मगर बाबा साहब के नेतृत्व में, हम सबके नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, यदि उनके खड़गे जी से या वेणुगोपाल जी से बात हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये काम हाई कमान का है। और उनकी यदि बात हुई होगी मान जी की, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, वो जाते रहते हैं, यदि उनके तरफ से कहा गया कि आप इस प्रकार से घोषणा करने के लिए आपको अधिकृत करते हैं और उसके तहत वो किया होगा तो मुझे नहीं मालूम। नहीं तो उन मतलब प्रदेश में इस प्रकार से घोषणा करने को किसी का अधिकार। देखिए, चुनाव से पहले कांग्रेस में पहले भी हुआ, अभी भी हुआ, बाल को एक दूसरे की ओर फेंकने का काम इनका रहता है। और जब ये पिछले समय का अनुभव है कि जब सत्ता आ गई तो जो वादा इनका 2.5 साल का हुआ था, उस वादे से भी भूपेश बघेल जी मुकर गए। चरणदास जी महंत जी भी उसमें लाइन में थे और अभी फिर से टीएस सिंहदेव को अगला नेतृत्व कर्ता के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात महंत जी कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से सियासी है और जो ख्याली पुलाव खिलाने का काम है टीएस सिंहदेव जी के लोग कर रहे हैं। चलो, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। अभी कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी प्रवक्ता कुछ ही देर में जुड़ेंगे। अंशुल जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल कि अब महंत जी का बयान तो कई मायनों में खास इसलिए भी है क्योंकि कई बार के विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, अर्जुन सिंह को अपना गुरु मानते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि अब अगला चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, तो इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? बघेल जी ने तो अपना रिएक्शन दे दिया है इस पर, पार्टी क्या कह रही है? महंत जी को जब मैं आपकी न्यूज द्वारा सुन रहा था तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बाबा साहब के नेतृत्व में लड़ेंगे, हम सबके नेतृत्व में लड़ेंगे और अगली सरकार हमारी बनेगी। हो सकता है बाबा साहब सीएम बन जाए, हो सकता है मैं सीएम बन जाऊं, या हो सकता है कोई और सीएम बन जाए। ये भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना महंत जी को पता है, ना विश्व को पता है। ठीक है। लेकिन राजनीतिक जीवन में क्या होता है मोहतरमा, कि अपनी अपने कयास लगाए जाते हैं, अपने अपने समीकरण लगाए जाते हैं, अपनी अपनी इच्छाएं जाहिर की जाती हैं, जो कि मैं समझता हूँ स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बड़ा उम्दा होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, एक पार्टी फोरम पे, एक चतुर्थ लोकतंत्र के स्तंभ पे अपनी बात रखने का उनका अधिकार होता है, जिनका बखूबी उन्होंने प्रयोग किया। इसके उलट जो अभी भूपेश बघेल जी ने उन्होंने कहा कि इस प्रकार का मौलिक अधिकार किसी का नहीं है, हो सकता है उनकी यह चर्चा हुई हो, तो ये भी उनके एक कयास है कि हो सकता है, मतलब मे भी उनकी चर्चा हुई है, मे नॉट भी उनकी चर्चा हुई हो। तो ये राजनीतिक कयास है, इसको बहुत ज्यादा हवा नहीं देना चाहिए। हाँ, बीजेपी वाले इस बात को हवा इसलिए देंगे क्योंकि वहां पर एक सिस्टम चलता है
जिसे हम और आप बखूबी समझते हैं, जिसे पर्ची सिस्टम कहा जाता है। उसमें रातों रात एक पर्ची पे नाम आ जाता है, वह मुख्यमंत्री बन जाता है। ठीक एक है। ऐसा पर्ची सिस्टम चलता है कि जिसको अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहता है, उसे ये पता ही नहीं रहता है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला हूं कि नहीं बनने वाला हूं। ना उसकी वोटिंग होती है, ना जो जिसका जितनी बड़ी जीभ होती है वो उस बड़े पद पर पहुंच जाता है। तो मौलिकता का अंतर, राजनीतिकता का अंतर और लोकतांत्रिकता का अंतर, जो अंतर स्पष्ट होकर आता है, वो कांग्रेस और बीजेपी में समझ में नहीं, आता हूँ। लेकिन मैं मेरा ये ये समझता सवाल हूँ कि आपसे एक इसलिए था कि इतिहास वैसा नहीं रहा है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक गुट भूपेश बघेल और एक गुट टीसी देव का रहा है। चुनाव में साफ तौर पर यह दिखा था, जब 2.5 साल सीएम को लेकर चर्चा हुई थी, चुनाव लड़ने से पहले जिस तरह के बयान सामने आ रहे थे। एक जो वृक्ष होता है उसमें अगर एक ही टहनी हो तो मैं समझता हूँ वो हर वृक्ष प्रदेश वृक्ष में नहीं क्यों है कहलाएगा। लेकिन? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि एक जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष में मैं समझता हूँ कि अगर एक ही टहनी हो तो वह वृक्ष वृक्ष नहीं हो सकता और ना उसे वृक्ष की संज्ञा देनी चाहिए। अगर हम बड़ी पार्टी हैं, हम सबसे पुरानी पार्टी हैं और हम पारंपरिक पार्टी है और हमारे पास इतने सारे नेताओं का जमावड़ा है जो अलग अलग वृक्षों की अलग अलग टहनियों की तरह काम तो कर रहे हैं कांग्रेस फिर और सबको छाया दो देने का धड़ में काम बट कर रहे हैं, तो जाती मैं है, समझता हूँ एक ये साथ बहुत क्यों उम्दा नहीं हो है। पाती? हाँ, एक बार फिर से बोलिए। दो धड़ क्यों नजर आते हैं कांग्रेस के? एकजुट होकर तो शायद फायदा होगा पार्टी को इससे। एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सिर्फ दो धड़ लोगों को नजर आते हैं। मैं तो कहता हूं कई सारे हाँ। धड़े हैं, कई सारे धड़े से मिलकर ही तो एक संपूर्ण जगत की पार्टी बनती है। तो अपने अपने बयान विचारों को बयान क्यों मिलाकर, अलग अपने अलग अपने हो जाते नेताओं हैं को अंशुल जी? मिलाकर ही तो बयान पार्टी क्यों बनती अलग हो जाते हैं? है। नहीं, मैं समझता हूं बयान अलग होना वह एक अलग चीज होती है। जो आपने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया कि अलग अलग धड़े क्यों हो जाते हैं, मैं इस बात को इंगित करना चाहता हूं कि अलग अलग धड़े होना बहुत अच्छी बात होती है और अलग अलग धड़े मैं समझता हूं होना भी चाहिए, क्योंकि अलग अलग धड़े, अलग अलग सोच, अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग सामाजिकता के लोग जब आपस में जुड़ते हैं तभी तो एक संगठन नहीं बनता तो है उसका तो और जो नुकसान हो जनता रहा है की ना पार्टी अच्छे को, से उसका सेवा तो कर सकता नुकसान है। हुआ है आप लोगों को पार्टी में कहीं ना कहीं। नहीं, आप कई चुनाव सारे परिणाम पर नुकसान नजर हुए, डालें, कई बाकी सारे प्रदेशों के भी तो नुकसान तो हुआ है। कई सारे नुकसान भी है, कई सारे फायदे भी हैं। हाँ। लेकिन जहां तक अगर आप नुकसान की बात करें तो मैं ये समझता हूं कि जनता जनार्दन के सम्मान में अगर हमारा कितना भी बड़ा नुकसान हो नहीं, जाए, सत्ता चली गई ये प्रदेश से, उचित उससे नहीं बड़ा है। नुकसान और क्या होगा? एक बार फिर से मोहतरमा, सत्ता एक बार चली फिर से गई आवाज प्रदेश से, उससे बड़ा नुकसान और क्या होगा? ये उससे बड़ा नुकसान आप कह रही हैं? हमने तो बड़े अपने शीर्ष नेतृत्व के नेताओं को खोल दिया, उससे बड़ा नुकसान क्या होगा? सत्ता हाँ। तक का तो काम होता है, आना जाना, आज है कल नहीं है, नहीं फिर ठीक से है, आएगी। लेकिन 70 वर्ष तक हमारे पास बाद में सत्ता तो थी, आज नहीं है। कई फिर आपके भी कई बड़े नेताओं ने इस बात को कबूला है कि गुटबाजी भी एक कारण है, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे छत्तीसगढ़ क्यों ना हो, चाहे मध्य प्रदेश क्यों ना हो। बड़े से कारवां में जब गाड़ी चलती है तो बड़े से कारवां में बीच में इस प्रकार की चीजें उपज आती हैं, जैसे मैंने आपने और आपने हमने मिलकर उसे नुकसान की संज्ञा दी है। उसे जब बड़े नेताओं ने कबूला है, इसका मतलब ये है कि बड़े नेताओं ने उसे ठीक करने का भी प्रयास किया है और उसे कंट्रोल करने का भी लेकिन वो तो प्रयास किया है। बेसिक चीजें जो है वो जमीनी तौर पर नजर नहीं आती हैं। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। आज हम बयान पर चर्चा कर रहे हैं। मान जी का एक बयान है, आपने सुना होगा, जिसमें वो कहते हुए नजर आए थे कि अब अगला चुनाव जो है वो टीएस बाबा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस पर बीजेपी की तरफ से भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। अंशुल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए अभी अपनी वो बात रख रहे थे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, जब कोई व्यक्ति असफल हो जाता है तो उस आदमी को छोड़ के दूसरे सफल होने वाले व्यक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और कांग्रेस की तो परंपरा है, सफलता को बिल्कुल सर में लेकर चलते हैं। उनके राहुल गांधी के नेतृत्व में 70 चुनाव हार गए, फिर भी उनके पीछे भागते हैं। इन लोग कोई नया नेतृत्व तो पैदा करना ही नहीं चाहते, कोई प्रयोग करना नहीं चाहते, कोई ढपेल ढपवा में करते हैं। अरे महंत जी ने कहने का प्रयास तो किया, हिम्मत तो किया कि भाई भूपेश बघेल तेरे नेतृत्व में 70 सीट, कांग्रेस के नेतृत्व में आई थी 70 सीट, और क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बना दिए और 35 में आके रुक गए। सारी योजनाएं सफल हो गई, तो उन्होंने हिम्मत तो जुटाई कि हो सकता है टीएस सिंहदेव कुछ है जो 5 साल की सरकार थी, 2.5 साल का उसका जो वादा खिलाफी किए थे और टीएस सिंहदेव को दे देते तो सत्ता आ सकती थी। भूपेश बघेल जी ने तो लुटिया डुबो दिया, तो उन्होंने कहने में गुरेज नहीं किया, संकोच नहीं किया, ठीक ही कहा है। अब टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में भी करके उनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़के देख ले भूपेश बघेल। ठीक है, अंशुल जी से जवाब ले लेते हैं। बीजेपी इसे भ्रष्टाचार से कोट कर रही है, अगर आपने पोस्टर भी देखा हो अंशुल जी। जो स्वयं इतना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, जो देश को बेचने निकलना हो, जो देश के प्रति व्यक्ति के ऊपर 1,35,000 रुपए प्रति व्यक्ति के कर्जा चढ़ा दिया हो, वो भ्रष्टाचार की बात करे तो मैं समझता हूँ ये बड़ा हास्यास्पद है। इस पे विषय पे अभी थोड़ी देर बाद आऊंगा। अभी एक बड़ा सुंदर
तर्क दिया बीजेपी के प्रवक्ता ने, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ समस्या ये है कि वो तर्क सामने वाले के ऊपर तो दे देते हैं, जब वो तर्क उनके ऊपर लगता है तो बड़ा दिक्कत होता है। इन्होंने कहा कि आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस 70 चुनाव हारी है। साहब 70 नहीं हारी है, 72 हारी है। लेकिन बीजेपी के एक नेता का नाम बताना चाहता हूं, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में छोटे बड़े चुनाव हराकर 102 चुनाव हारी है। इसका मतलब जो अगर आपका तर्क लगा दे तो सबसे बड़े असफल नेता कौन हुए? आदरणीय वाजपेयी जी हुए। इस प्रकार का तर्क मानने पर मत दीजिए। आप स्वयं जानते हैं कि यह लोकतंत्र है। हाँ, आप नहीं जानते क्योंकि आप आरएसएस की पतली पतली पुस्तक पढ़ते हैं। आपके यहाँ पर व्यक्तिवाद चलता है, आपके यहाँ पर लोकतंत्र की कहीं से कहीं तक लुटिया कितनी मनोरम तो तरीके से कांग्रेस पर भी तो आरोप लग रहे हैं परिवारवाद के। परिवारवाद की लिस्ट लेकर बैठा हूं मोहतरमा में। मैं आपको राष्ट्रीय स्तर से लेकर वार्ड स्तर तक बीजेपी की परिवारवाद की लिस्ट दिखा दूंगा। परिवारवाद बिल्कुल अलग अलग विषय है, लेकिन इन्होंने अभी ये जो तर्क दिया है कि आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में 70 चुनाव हारे हैं, हम तो कहते हैं 72 हारे हैं, 2 और चुनाव हारे हैं। लेकिन अगर करते जाएंगे तो अभी तो देखिए अभी और भी चुनाव होंगे, लेकिन अभी तो 4 साल बचे हैं छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर, तो 4 साल बचे, लेकिन अभी से इस तरह की बयानबाजी क्यों? बयानबाजी नहीं है, ये कयास है। अपनी इच्छाओं की परिपूर्ति हेतु अपने शब्दों में कहा है पिरोने की कला को, अपनी इच्छा को आप भी यहाँ पर एज अ न्यूज एंकर बैठे, तो कयास का मतलब क्या होता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने कहा लड़ेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि मैं आपसे कहता हूं कि राष्ट्रीय जी इस छत्तीसगढ़ की सबसे अच्छी एंकर जो आज दिनांक में, उससे भी अच्छी एंकर बन सकती, क्यों नहीं बन सकती? ये कयास में क्यों नहीं लगा सकता हूं? लोग कह रहे हैं कि लड़ेंगे हम चुनाव, उन्होंने तो कह दिया साफ तौर पर। फिर अगर ठीक है, उनका बयान जब ठीक था तो अगले दिन वो ये क्यों कहते हुए नजर आए कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? क्योंकि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया ना तो बीजेपी द्वारा। उन्होंने जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इनका बयान था, लेकिन पेश ये किया गया है कि वो ये कहना चाहते हैं, ये प्रेषित बता रहा हूँ, बीजेपी की जो फैक्ट्री है उसके द्वारा प्रेषित जो किया गया है, उनका ये कहना है कि आदरणीय दीपक बैज जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस में कई सारे धड़े हो चुके हैं, सर फटुअल की राजनीति है। सर फटुअल की राजनीति का एक जीता जागता उदाहरण देता हूँ। आदरणीय आज के प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रभारी जो महोदय थे नरेंद्र मोदी जी, छत्तीसगढ़ आते हैं, प्रभारी बनकर आते हैं। सर फटुअल की राजनीति उसे कहा जाता है कि उन्हें अपना जान बचाने के लिए होटल के अंदर छुपना पड़ता है। पहली सर फटुअल की राजनीति। दूसरी सर फटुअल की राजनीति रविंद्र जी, ये भाई ये क्या क्या चीज बोल रहे हैं, इतने देर से कुतर्क कर रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आया। एक जो बयान मतलब इनके अंतर कला की चरम सीमा को प्रदर्शित करता है, उसको भी जस्टिफाई करने बैठ गया, तो मैं क्या बोलूं भाई इन लोगों को। सबसे बड़ी बात है उस बयान के बाद, अब सुन लीजिए ना, मैं तो सुना हूँ आपका, क्यों घबराते हो आप जब बोलते हो तो? सर हमसे पूछा गया था, भूपेश बघेल जी ने, अरे सुन लो ना भैया, अरे सुन लो, बहुत बोल रहे थे, सुन लो। उसके बाद चरणदास महंत जी के बयान के बाद भूपेश बघेल जी का बयान आया। पहले तो चरणदास महंत जी को कहने का अधिकार नहीं है, और उसके बाद यदि ये कहना है तो केंद्रीय नेतृत्व कहेगा। इसे बोला जाता है बात को दिखा रहे हैं। अरे यार सुनोगे कि बोलते रहोगे मैं बैठ जाऊं? लगातार तो भाषण दे ही रहे थे, तर्क तो कर रहे थे, अब सुन लीजिए ना। जब बोलने की बारी आई, कहा नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ी बात है ये अंतर कलाओं से जूझ रही है। और यदि अटल बिहारी वाजपेयी 102 चुनाव की सफल है, तो राहुल गांधी का 102 चुनाव का असफलता का इंतजार कर रहा है क्या? अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी समय 1980 में जब हमारी बीजेपी खड़ी हुई थी ना, नए नए लोग थे, और नए नए शुरुआती दौर को यदि हारते हैं, और ये तो चरम से उतर रहे हैं, तो इनको चिंतन करना चाहिए कि 80 नेतृत्व में मतलब चुनाव हार गए, और अभी चरणदास महंत जी ने अपने दिल का दुखड़ा रो दिया, हताश विलास परेशान। कांग्रेस इस छत्तीसगढ़ से कहा मतलब 90 सीट में कहते 80 जीतेंगे बोलते थे, कहा 70 सरकार से बाहर हो गई। अब उनकी निराशा झलक रही है, तो भूपेश बघेल के प्रवक्ता बन के उसको भी जायज ठहरा रहे, तो कांग्रेस की लुटिया डूबेगी। वैसे भी लगातार डूबते रही है। दिल्ली में एक आध सीट के लिए संघर्ष कर रहा है, आप बताओ, एक आध सीट इनको मिल जाए, इनको उसमें अभी आ रहा है एग्जिट पोल में, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो हाँ, कांग्रेस अपनी नीति से भटक गई है। मैं एक चीज कह रहा हूँ, इस अंतर कला को भी स्वीकार करो, क्या उसको जस्टिफाई करना कि मतलब ये भी बवाल सही है, एक ही बवाल सही है, तभी तो कांग्रेस की लुटिया डूब रही है। ठीक है अंशुल जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने
अभी आपके श्रीमुख पर आया राजश्री जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उसको स्वीकार किया था। थोड़ा सा बीजेपी के प्रवक्ता को बता दीजिए कि हम अपनी आलोचना भी बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक स्वीकार करते हैं। हम ऐसा अस्वीकारता नहीं करते कि आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोल जाते हैं, मैं न्यूज चैनल पर बोलना भी नहीं चाहता हूं, उसे स्वीकार आप नहीं कर पाते हैं। अभी हमने बताया कि सरकार आपकी चल रही है, वहां पर 2 मिनिस्ट्री पद खाली हुए हैं, 2.5 करोड़ जनता के साथ इतना बड़ा छलावा और अपमान हो रहा है कि जितने मंत्री दिए हैं उतने मंत्री हम नहीं भर पा रहे हैं। तो ऐसी सरकार बनाने का क्या फायदा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है। तो जब जनता कह रही है तो उसे आप क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? निकल कर सामने आ रही है कि जो कार्यकर्ता है उनमें कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है, क्या पार्टी में ऐसा है? नहीं, कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति नहीं है। असमंजस की स्थिति में सिर्फ एक पार्टी है, जिस पार्टी का नाम बीजेपी है। बीजेपी बड़ी संघर्ष की स्थिति में सरकार में होने के बाद भी है। उनके संघर्ष के उदाहरण मैंने अभी बताए, मंत्री पद खाली, आयोग मंडल खाली, इनके जो मंडल अध्यक्षों का चुनाव हुआ था उसमें संघर्ष जारी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था उसमें संघर्ष जारी, और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष को रविंद्र जी का जवाब बना दिया। जी रविंद्र जी, कौन सा भैया, तुम लोग जब भूपेश बघेल की सरकार आई थी तो अगले दिन आयोग मंडल का गठन कर दिए थे क्या? 2 साल बाद किए खाली था हमारा तभी मंत्री पद खाली था क्या? अब सुनो ना, मंत्री पद खाली था क्या? दिक्कत है ना, सुनना है, इनको बंद करवाइए भाई, नहीं बोलूंगा मैं, ऐसा डिबेट नहीं होता। ये पुत्र कभी करे और जब क्रॉस तो कर रहे हैं आप, जवाब तो दीजिए ना। मैं दे तो रहा हूँ उनको, निगम मंडल हम पे आरोप लगा रहे हैं, निगम मंडल में अभी तक गठन नहीं कर सके। रविंद्र जी, अरे बात भाई, पूरी 2 साल बाद भूपेश बघेल की सरकार आने के 2 साल बाद तक इनका आयोग निगम मंडल का गठन नहीं हुआ था, हमारा 2 साल नहीं हुआ, हमको बोल रहे हैं तो ये अच्छी बात है क्या? और 2 मंत्री हम बना लेंगे, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए, प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, और आपके यहाँ प्रियंका गांधी बन जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष। सब जानते हैं कि आप लोग किसको बनाते हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी अंतर कला का भी है, मतलब 2 साल का कांग्रेस 3-3, 4-4 साल क्लियर कर दिख रही है, उसके बावजूद ये मतलब जस्टिफाई करने बैठे कि हमारे कार्यकर्ताओं में अंतर कला नहीं, तुम्हारे कार्यकर्ताओं में नहीं, क्या कहते हैं आपको, पूरे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं में अंतर कला है। जूझ रहे हैं कैसे एक दूसरे को पटक ले, दीपक बैठ के हाथ नहीं पकड़ना चाहते भूपेश बघेल का जब ऊपर चढ़ना होता है तो, हमने वीडियो में देखा है। और ये बताएंगे अंतर कला की बात, और बहुत दम औरतों के साथ। हाँ, इनने वीडियो में कुछ देखा है जो बता रहे थे कि हमने वीडियो में देखा कि भूपेश बघेल जी हाथ नहीं पकड़ना चाहते। तो मान्यवर वीडियो में तो हमने भी ये देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की रायपुर शहर में सभा होती है, आदरणीय राजेश मीणा जी को बिठाने का स्थान नहीं मिलता है। ऐसे वीडियो की बात कैसे करते हैं आप? वीडियो में तो हमने भी देखा है रविंद्र जी, वो वीडियो आपने देखा है कि अंशुल जी, अगर बघेल जी पुराने नेता है तो फोटो भी तो होनी चाहिए बड़ी बड़ी, शायद जितनी बड़ी फोटो महान जी की है, जितनी बड़ी फोटो टीएस सिंहदेव की है। ये हमारी स्ट्रेटेजी पर निर्भर करता है। खैर, आपने ये बड़ा अंधा प्रश्न किया, इसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता है कि इनके शीर्ष नेतृत्व के नेताओं का जो माननीय मुख्यमंत्री जी हो उनकी फोटो हटा दी जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि देश काल परिस्थिति और विचाराधीन सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार फोटो लगाई जाती है। थोड़ा सा मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, विचाराधीन कार्यकर्ता जो होते हैं कि जिस क्षेत्र विशेष में काम करते हैं वहां पे किसकी कितनी बड़ी फोटो लगाना है, वो भी अधिकार हमारे यहाँ पर कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। तो आप लोग पूर्व मेयर की भी फोटो नहीं लगा रहे? फिर से एक बार आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। निकाय चुनाव में भी तो आप लोग पूर्व मेयर की फोटो भी नहीं लगा रहे। किसने कहा इस बात को कि हम पूर्व मेयर की फोटो नहीं लगा रहे? मैं आपको ऐसे लाखों उदाहरण दे सकता हूँ। अगर मैं अभी लाइव दिखाना चाहूँ तो मेरे घर के बाहर कुछ जगहों पर नहीं है, जो महत्वपूर्ण जगह वहाँ पर नहीं है। विशेष महत्वपूर्ण, मैं हॉट स्पॉट प्लेस में रहता हूँ, शंकर नगर जैसे क्षेत्र में रहता हूँ, राजीव भवन के बाजू में रहता हूँ, बहुत बड़ी फोटो लगी हुई है। आप घड़ी शॉप पर चले जाइए, इनसे ये पूछिए कि उप मुख्यमंत्री साहब की फोटो क्यों नहीं लगी आज दिनांक तक भी। आप फिर गौरी शंकर जी को दिखाइए, उनका आप अगर सोशल मीडिया पोस्ट आप देखेंगे तो वो जरूर पढ़िएगा एक बार। अगर आप उन्हें सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो बीजेपी की तरफ से उन्होंने एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने इनाम में लिखा है कि किसी पोस्टर में अगर वो ढेबर का मतलब पूर्व मेयर का फोटो अगर वो दिखा दे तो उसे वो इनाम भी देंगे। बिल्कुल आपने सही किया। वो इनाम बीजेपी से एक जरूर बात कह दीजिए कि भैया हमें आपके इनाम की आवश्यकता नहीं है। रविंद्र जी, 13 महीने पहले जो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे ऊपर वादा कर गए थे कि 1.5 लाख नौकरियां और आप अपनी बात रखिए, आप हमसे इनाम ले लीजिए, जवाब सुन लीजिए रविंद्र जी।
अरे जब प्रियंका गांधी आई थी, राष्ट्रीय इनका वो हो रहा था सम्मेलन जी। रायपुर में, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष का फोटो नहीं लगा था, अलग से चिपका के लगाना पड़ा। ये क्या बात करते हैं, इसका फोटो उसका फोटो, ये अपने चरित्र को तो देखे, अपने कार्य को तो देखे। और मैं कहता हूँ इतने घमंड से बात करते थे, पूरे 5 साल सरकार चला और भ्रष्ट सरकार चला और बाहर हो गए। अभी किस मुंह से बात कर रहे हैं? इनकी कौन सी योजना अच्छी हो गई? इनके मंत्री लोग जेल में हैं। अरे हमारे अभी 2 मंत्री इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल बुलाएंगे आपकी प्रवासी लखमा जी जेल में, देवेंद्र यादव जेल में है, सैकड़ों अधिकारी इनके जेल में। भ्रष्ट कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार, इसीलिए छत्तीसगढ़ से बाहर हुई। बहुत घमंड करते थे, मैं इनके साथ दुकान ठीक पे है बैठता था जी ना। जी। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया बीजेपी प्रवक्ता ने कि इनके 2 मंत्री जेल में है, बल्कि अधिकारी जेल में है, विधायक जेल में है, कांग्रेस कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रही है। बड़ा उम्दा प्रश्न किया। जनता को ये समझ में आना चाहिए, जनता को लेकिन ये समझ में भी आना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता का अज्ञानता का कारण मैं बता दूं, बीजेपी प्रवक्ता साहब से मेरा एक निवेदन है, अभी ये बैठे हुए हैं, गूगल इनके पास होगा, उसमें थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए। PMLA कानून जो हिंदुस्तान में विगत 3.5 वर्ष पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रात में बनाया है, जिसमें विपक्ष की सम्मति थी ही नहीं और सम्मिलित भी नहीं हुआ था। ऐसा कौन सा कानून बना दिया? चलिए ठीक है, आपने कानून बना दिया, आपने कानून बना दिया, तो उस कानून का वो जो कानून है पूरे देश में लंबित, ये देखिए फंस गए ना, ये फंस गए। तो वो पूरे देश में सारे नेताओं के ऊपर, सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर और सारे देशवासियों के ऊपर होना चाहिए। अगर वह कानून राष्ट्रीय नहीं ठीक है अंशुल जी, मेरा आपसे एक सवाल है इसमें, क्या अभी देखिए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा है, तो महंत का बयान क्या इस तरफ संकेत दे रहा है कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है? आपको इसका जवाब, बिल्कुल आपको इसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं 1 सेकंड लूंगा आपके लिए। अगर वह कानून राष्ट्रीय जी के ऊपर देश में लागू होता है, तो वही कानून अंशुल मिश्रा और रविंद्र सिंह के ऊपर कानून लागू होना चाहिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से यह पूछना चाहता हूं कि उस कानून के तहत जो जितने भी बीजेपी के नेता हैं जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, उनके उस कानून के तहत एक नेता का नाम बता दीजिए जो PMLA कानून के तहत अंदर हुआ हो या उसके ऊपर कार्रवाई चल रही हो। कांग्रेस के जितने नेता हैं, बाकी अन्य दलों के जितने नेता हैं, उनके ऊपर PMLA कानून के तहत कार्रवाई चल रही है। इसलिए कहता हूं कि थोड़ा पढ़ लिख कर बैठा कीजिए। अब आपने राष्ट्रीय जी प्रश्न किया कि प्रदेश अध्यक्ष जी के भी कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वर्तमान में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सोई हुई सरकार है उसको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। संगठनात्मक जो कार्रवाई होती है, जब इनका पूर्ण हो जाएगा, कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद संगठन की कार्रवाई होगी। हाँ, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा जो किरणदेव जी के साथ हुआ है कि रातों रात उन्हें प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाता है और सुबह होते ही, सूरज उगते ही रविंद्र जैसे कार्यकर्ता भी उसमें अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष पुनः बना दिया जाता है। ऐसे नहीं होगा, सबको अपना अधिकार मिलेगा। अंशुल मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में चाहता है तो वह भी खड़ा हो सकता है, या अन्य कोई कार्यकर्ता सामान्य होगा वह भी खड़ा हो सकता है। उसके बाद रविंद्र जी छोटा सा जवाब इस पर, छोटा सा जवाब रविंद्र जी, समय देखिए, बहुत देर से कानून की मतलब ये कर रहे थे। अरे कानून लोकसभा से बनता है, कांग्रेस शामिल हो या ना शामिल हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? यदि लोकसभा में बहुमत है तो उन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने तो 5 साल की कार्रवाई हो रही है बीजेपी के, बताइए तो सही। ये हमें बता रहे हैं। ऐसा मैं डिबेट कभी नहीं करूंगा इनके साथ, आप प्लीज रोकिए। आप रविंद्र जी जवाब तो दीजिए, आप जवाब दे नहीं रहे हैं। सोचते रहेंगे तो क्या जवाब दूंगा, आप बताइए। आप अपनी बात तो करिए, आपकी आवाज तो आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। ये कानून की बात कर रहे थे, कानून गलत है तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाना, हाई कोर्ट में चले जाना, इसके ऊपर गलत कार्रवाई हो रही, उसके ऊपर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं जाते? भारत में विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार है, मतलब बयान पर जवाब दे दीजिए फिर आप। कौन सा जवाब? किरण देव को लेकर भी इन्होंने सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि एक प्रोसेस। किरण देवी को लेकर सर्वसम्मति से हमने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, संगठन ने तय किया है। उनकी तरह कोई क्या कहते हैं, एक परिवारवाद और एक नाम का नहीं होता। कोई नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये है कि पोस्टर वॉर जो है वो काफी बढ़ रहा है एक तरह से देखा जाए। माफ कीजिएगा अंशुल, समय कम है थोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो पोस्टर वॉर जो है वो छत्तीसगढ़ में हावी है। एक के बाद एक चुनाव जो है, निकाय चुनाव को लेकर भी कई तरह के पोस्टर आए, विधानसभा चुनाव के जब परिणाम सामने आए तो भी पोस्टर आए, कोई बयान अगर सामने आते तो भी उस पर पोस्टर वॉर शुरू हो जाता है। आज भी बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला। हालांकि छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने केवल 1 ही साल हुआ है, बीजेपी सत्ता में काबिज है, अभी 4 साल और बाकी है, 4 साल बाद चुनाव होने हैं। लेकिन जो हवा जो है अभी से शुरू हो गई है, बयानों का जो दौर है वो अभी से देखने को मिल रहा है। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज।